स्टूडेंट्स, आज हम साइनोफाइसी के दूसरे सदस्य नॉस्टॉक की बात करेंगे। सबसे पहले नॉस्टॉक की सिस्टमेटिक पोजीशन यानी वर्गीकरण स्थिति के बारे में समझते हैं। नॉस्टॉक का जगत है प्रोकैरियोटा, डिवीज़न है साइनोफाइटा, क्लास है साइनोफाइसी, ऑर्डर है नॉस्टोकेल्स, फैमिली है नॉस्टोकेसी और जीनस है नॉस्टॉक। सबसे पहले प्राप्ति स्थान यदि कहाँ पाया जाता है, ये नीलहरे शैवाल लवण रहित जल में पाया जाता है। इसके अलावा ये स्थलीय यानी ज़मीन पर भी पाया जाता है, लेकिन ज़मीन पर अगर पाया जाएगा तो नमी का होना आवश्यक है। अब इसमें क्या होता है कि बहुत सारे तंतु के रूप में, ये तंतुक शैवाल है, बहुत सारे तंतु आपस में गुथ के और म्यूसलेज के अंदर बंद रहते हैं, जो एक कॉलोनी का निर्माण करते हैं, जिसका साइज नॉर्मली एक मटर के दाने या अखरोट के बराबर भी पाया जाता है। जैसे कुछ नॉस्टॉक की स्पीशीज़ हैं, जैसे एम्प्लीसिमम, उसमें 30 क्यूबिक मीटर का होता है, और नॉस्टॉक पंक्चीफॉर्मी में कॉलोनी का जो नाप होता है वो मुर्गी के अंडे के बराबर भी पाया जाता है। अच्छा, अब इसकी कॉलोनी कहीं भी मिले, पोखरों में मिले, तालाबों में मिले, तैरती पाई जाती है, या ज़मीन पर लगी मिले तो चट्टानों पर लगी मिलती हैं, ये ऑलिव ग्रीन कलर की होती हैं, और इसको हम सामान्य रूप में स्टार जेली या मेयर्स एग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टार जेली या मेयर्स एग। अच्छा, अब क्या होता है कि इसका हम साइज़ जो होता है, जैसे नॉस्टॉक कॉलोनी है तो इसमें कुछ ऐसी साइज़ तो होता है अलग अलग प्रकार का, लेकिन म्यूसिलेज की शीट ऊपर पाई जाती है। नॉस्टॉक सहजीवन में भी पाया जाता है, जैसे लाइकेन में एक शैवाल का अंश होता है, कवक का, तो शैवाल में ज़्यादातर नॉस्टॉक की प्रजातियाँ होती हैं। इसके अलावा साइकस जो एक जिम्नोस्पर्म है, उसकी एक रूट होती है कोरोलॉइड, उसमें भी ये पाया जाता है। अब हम बात करते हैं इसके थैलस संगठन की। आप पहला डायग्राम देखिए ए, इसमें एक कॉलोनी दिखाई गई नॉस्टॉक की, गोल कॉलोनी है। उस कॉलोनी को अगर हम अंदर से खोल के देखें, ये ऊपर म्यूसिलेज की शीट है कॉलोनी में, लेकिन अंदर खोल के देखें तो हम बी वाला डायग्राम दिखाई देगा, यानी बहुत सारे तंतु आपस में गुथे मिथे दिखाई दे रहे हैं, और जो सी डायग्राम है उसमें एक तंतु दिखाया गया है, ठीक है, और एक तंतु में है उसके ऊपर भी जिलेटिनस शीट पाई जाती है। तो इस तरह से एक तंतु में देखो आप, और कुछ सेल और दिख रहे हैं, हेट्रोसिस कहते हैं जिनको, उनका कार्य मैं आपको बताऊंगी बाद में। बी डायग्राम में देखिए, शीट चारों तरफ है म्यूसिलेज की, और अंदर बहुत सारे ट्राइक्रोम, फिलामेंट को हम ट्राइक्रोम भी कहते हैं तंतुओं को, ये ट्राइक्रोम है, ये कुथे मिथे हैं, और ऊपर से हम कॉलोनी को हम ऐसे दिखाई देते जैसे डायग्राम ए में दिखाई गई है, ठीक है। अब इस कॉलोनी के अंदर यदि हम देखें तो ये बहुत सारे तंतु गुथे मिथे हैं। इसमें जो स्पेशल सेल दिख रही है आपको, हेट्रोसिस्ट, सारी कोशिकाएं तो एक जैसी होती हैं, ठीक है। हेट्रोसिस्ट कोशिका को छोड़कर जो बाकी कोशिकाएं हैं गोल या अंडाकार होती हैं, और एक छोटे छोटे माला के मोती की तरह पिरी रहती हैं, ठीक है। अब जो ट्राइकोम होती है वो अनिश्चित अंतराल पर पाई जाती है, बड़ी होती है, हल्की पीली होती है, गोल और मोटी भित्ति वाली विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, जो कि ट्राइकोम के लास्ट सिरे पर या बीच बीच में अंतर्वेशी यानी बीच बीच में पाई जाती हैं, और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है। कौन सी सेल? हेट्रोसिस्ट। लेकिन जो अंतरसिस्टोसिस में मुक्त सिरे पर, अच्छा लास्ट में अगर कोई हेट्रोसिस मिलेगी फिलामेंट, उसमें जो ओपन एंड होगा, जिसके आगे फिलामेंट नहीं होगा, उसमें कोई भी छिद्र पाया नहीं जाएगा, ठीक है। अन्यथा एक ध्रुवीय छिद्र, मतलब इसमें एक छिद्र होते हैं दोनों तरफ, लेकिन उसमें क्या होगा, लास्ट में जो हेट्रोसिस होगा उसमें एक ही तरफ छिद्र होगा, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ कोई छिद्र नहीं मिलेगा, क्योंकि छिद्रों के द्वारा ये आपस के सेल्स में कनेक्शन रखती है। इसे हम पोलर नोड्यूल भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं इसके कोशिका संरचना की। इसकी कोशिका संरचना विशेष प्रकार कुछ नहीं, जैसा कि मैंने आपको ऑस्ट्रेटेरिया की दिखाई थी सिंगल सेल का स्ट्रक्चर, तो जो वो प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर था, सेम वैसे ही सेल स्ट्रक्चर नॉस्टॉक की कोशिका में होता है, इसलिए उसको डिटेल में बताने की आवश्यकता अब नहीं है। यानी प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर ही नॉस्टॉक की सेल का स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं जनन की। अब जनन इसमें जो होता है वो कायिक जनन पहले हम पढ़ेंगे, दो प्रकार का है, कायिक और अलैंगिक।
पहले हम बात करते हैं कायिक जनन की। कायिक जनन जो है 2 प्रकार से पाया जाता है, एक है फ्रेगमेंटेशन और दूसरा है हार्मोगोनिया। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, जैसे ये आपके तंतु मैंने आपको दिखाए थे, यदि तंतु किसी दुर्घटना से या किसी मैकेनिकल इंजरी से टुकड़ों में टूट जाए और हर टुकड़ा तंतु का एक नया तंतु बना दे सेल विभाजन करके, तो उसे हम फ्रेगमेंटेशन या विखंडन के द्वारा जनन कहते हैं, कायिक जनन। दूसरा है हार्मोगोनिया। हार्मोगोनिया क्या है? हार्मोगोनिया क्या होती है? इस प्रक्रिया में नॉनस्टॉप ट्राइकोम जो होता है उसकी संरचना में कायिक कोशिका, जो उसकी कायिक कोशिकाएं हैं, और हेट्रोसिस्ट जहाँ एक दूसरे से संलग्न होती हैं, मतलब आप बी डायग्राम देखो, बी में नीचे हेट्रोसिस्ट है, ऊपर हेट्रोसिस्ट, बीच में जो सेल होगी, एक सेल होती है, 2 सेल होती है, जितनी सेल हैं, तो बीच की जो सेल होती है उस स्थान पर टूट जाते हैं और ट्राइकोम अलग कई खंडों में टूट जाता है। तो जो खंड टूटते हैं उनको हम हार्मोगोनिया कहते हैं। और प्रत्येक खंड कोशिका विभाजन के द्वारा एक नए ट्राइकोम को या नई कॉलोनी को जन्म देता है। ठीक है, तो अनेक हार्मोगोनिया कायिक जनन के अंतर्गत निरंतर नए ट्राइकोम में विकसित होते रहते हैं। और जब अब वो ट्राइकोम क्या होता है, नवविकसित ट्राइकोम क्या करेंगे, उसी सेल के अंदर रहेंगे, तो क्या होगा, मुक्त नहीं होंगे, तो वो एक कॉलोनी का निर्माण कर लेंगे, जैसा सी डायग्राम में आपको दिख रहा है। अब है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन कई प्रकार से होता है। पहला है एकाइनिट के द्वारा, दूसरा है हेट्रोसिस के द्वारा और तीसरा है एंडोस्पोर के द्वारा। ठीक है, एकाइनिट के द्वारा कैसे होता है? अधिकांश प्रजातियों में एकाइनिट का निर्माण प्रतिकूल, देखो एकाइनिट जो है वो मोटी भित्ति कोशिकाएं हैं और इसका निर्माण प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है। तो ये पेरिनेटिक स्ट्रक्चर्स है, मतलब चिरकालिक संरचनाएं हैं जो समय आने पर दोबारा अंकुरण करके थैलस का निर्माण कर देती हैं। अब इसका निर्माण 2 हेट्रोसिस के बीच की कोशिकाओं के द्वारा श्रृंखला के रूप में होता है। देखो लाइन से दिख रहे हैं एकाइनिट आपको, मोटी भित्ति के। वैसे हेट्रोसिस के बीच ना होकर इसका निर्माण दूसरी तरफ भी हो सकता है और ये एकल रूप से भी विकसित हो सकते हैं। जब ये एकाइनिट प्रतिकूल परिस्थिति में थैलस खत्म हो जाएगा, एकाइनिट बचे रहेंगे। जब अनुकूल परिस्थिति आएगी तो एकाइनिट दोबारा जन्म लेंगे और एक नए थैलस का निर्माण, एक प्रत्येक एकाइनिट से एक थैलस का निर्माण हो। दूसरा है हेट्रोसिस के द्वारा। ये हेट्रोसिस दिखाइए आपको पहले डायग्राम में, 2 पोलर न्यूड्यूल दिखाएं। इसमें क्या होता है, विशेष परिस्थितियों में हेट्रोसिस स्वयं बीजाणु के रूप में कार्य करने लग जाती है। तो क्या होगा इसका, लो टेम्परेचर निम्न, अगर हम जैसे हेट्रोसिस सामान्य संवर्धन में ही अंकुरित होकर नए ट्राइक्रोम आगे चलकर कॉलोनी का निर्माण करते हैं। देखिए आप बी डायग्राम देखिए और फिर लास्ट का देखिए, ब्रोकन सेल वॉल हो गए, टूट गए, अंदर एक पूरा ट्राइक्रोम को 4 सेल का दिखाई दे रहा है। ये किसके द्वारा बना है, हेट्रोसिस कोशिका के द्वारा। तो ये भी एक तरह का अलैंगिक जनन है, क्योंकि स्पोर बन रहे थे, मतलब सेल्स बन रही हैं। तीसरा है एंडोस्पोर के द्वारा। अब एंडोस्पोर के द्वारा क्या होता है, जैसे एक स्पीशीज है माइक्रोस्कोपिकम, किसकी, नॉस्टॉक माइक्रोस्कोपिकम, और एक स्पीशीज है नॉस्टॉक कम्यून। इनमें क्या होता है, हेट्रोसिस कोशिका की अंतर वस्तु में विभाजित होकर विशेष प्रकार की संरचना बनाते हैं, एंडोस्पोर कहते हैं। बाद में हेट्रोसिस की भित्ति के विघटित होने से ये बीजाणु बाहर निकल आते हैं और प्रत्येक अंता बीजाणु एक तंतु को जन्म देता है। इस प्रकार से ये इसमें अलैंगिक जनन पाया जाता है। अब हम जीवन चक्र को समझेंगे। देखिए इस डायग्राम में ऊपर का जो जीवन चक्र 3 दिखाएं, ये हैं आपके अलैंगिक जनन, और नीचे के चित्र दिखाएं 2 फ्रेगमेंटेशन हार्मोन, ये है कायिक जनन। लैंगिक तो इसमें होता ही नहीं है। तो नीचे के 2 हैं, देखो आप, नॉस्टॉक एन है, एन मतलब युग्मोद्भिद पादप है, उसमें से फ्रेगमेंटेशन हुआ और दूसरा नॉस्टॉक तैयार हो गया, एरो घूम रहा वापस नॉस्टॉक पे। फिर नॉस्टॉक में से ही हार्मोगोनिया बने, हार्मोगोनिया से फिर एरो वापस नॉस्टॉक पे जा रहा है, वापस नॉस्टॉक हार्मोनिया से दोबारा नॉस्टॉक ना मियोसिस हुआ, केवल माइटोसिस होगा। उसके बाद ऊपर देखिए आप, नॉस्टॉक से शुरू हुआ एंडोस्पोर, नॉस्टॉक शुरू हुआ हेट्रोसिस, नॉस्टॉक थैलस शुरू हुआ एकाइनिट, और तीनों वापस उसी थैलस को बनाने के लिए तत्पर हो गए। तो 3 तो प्रकार हैं आपके अलैंगिक जनन के और 2 प्रकार हैं कायिक जनन के। तो इस प्रकार से ये नॉस्टॉक का जीवन चक्र है जिसमें लैंगिक जनन का पूर्णतः अभाव पाया